शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ले लेते हैं, मिक्सअप क्वेश्चन रहेंगे। पहला प्रश्न देखिए, बहुत आसान है, पेपर में आया हुआ था ये, ठीक है। केवीएस में पीजीटी में पूछा गया था, हिंदी वाले सेक्शन में। क्या था कि खर का पर्यायवाची शब्द क्या है, कि खर को क्या बोलते हैं, खरगोश बोलते हैं, शशक बोलते हैं, मूर्ख बोलते हैं, या गधा बोलते हैं, ठीक है। तो ये आसान सा प्रश्न है, इसको कर लेते हैं। खर से आप खरगोश ना माने, गलत है, ठीक है ना। शशक भी नहीं होगा, मूर्ख भी नहीं होगा, इसको बोलते हैं गधा। गधा का एक बार प्रश्न पूछा गया था DSSB में, ठीक है। क्या शब्द था, ऐसे इन्वर्टेड कॉमास में पूछा था कि बैसाख नंदन, ठीक है। बैसाख नंदन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो बैसाख नंदन का अर्थ क्या है, बैसाख नंदन का अर्थ भी गधा ही होता है, डंकी। ओके बच्चा लोग, ठीक है। तो बैसाख नंदन या बैसाख नंदन ऐसा करके प्रश्न आया था DSSB में, ठीक है। तो आई होप चीजों को समझ रहे होंगे आप, ठीक है। जैसे कि अभी आपको पता है कि अभी बैसाख का महीना चल रहा है, ठीक है। तो ये बैसाख नंदन का मतलब इस समय क्या होता है कि जो नई नई कोपल है वो फूल पड़ती हैं, तो जो गधे हैं वो खेतों में जाके बहुत खुश होते हैं और जोर जोर से चिंगाड़ते हैं, ढैचू ढैचू। अगला करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या है कि सुधाकर शब्द किसका पर्यायवाची है। सुधाकर, सिंधु, जलाशय, चंद्रमा या बादल। तो सुधाकर से जी, सुधाकर जो शब्द है पर्यायवाची वो किसका है, चंद्रमा का, इंग्लिश में बोलते हैं मून। आंसर करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 करते हैं। आसान सा प्रश्न है, ठीक है। केवीएस में पूछा गया था, टीजीटी वाले सेक्शन में आया था कि केला का तत्सम शब्द क्या होता है। केला का तत्सम शब्द क्या होता है, केला मतलब बनाना, ठीक, बनाना। केला का तत्सम शब्द क्या होगा, केला का तत्सम शब्द केलकय, कदली, कदलिकय और कादरलिकय, ठीक। तो यहाँ पर जो सही शब्द है केला का, केला, ठीक है, उसका सही तत्सम शब्द क्या है, कदली। ये तत्सम शब्द संस्कृत वाले होते हैं एज इट इज, जो कि हमारी भाषा में इस्तेमाल किए गए हैं, और तद्भव क्या होते हैं, जिनको बदल दिया अपनी भाषा के अनुसार, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। आसान सा प्रश्न है ये भी पूछा गया था DSSB में। मैं मिक्स क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, केवीएस और DSSB के, ठीक, बताता रहूंगा जो जो पूछा गया। तो चलिए ठीक है। तो वकील किस भाषा का शब्द है, वकील किस भाषा का शब्द है, ठीक है। फारसी, अरबी, तुर्की और पुर्तगाली। ये तीन चारों ही भाषा कौन सी है, विदेशी भाषाएं सभी, ठीक है। अब वकील जो शब्द है वो किस भाषा का है, जी बच्चे आंसर कर रहे हैं, जी करेक्ट आंसर है, आंसर नंबर बी, अरबी भाषा का शब्द है वकील। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एडवोकेट, ठीक है जी। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 पे, थोड़ा बड़ा है, पढ़ेंगे कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ठीक है। तो ये कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, ये पूछा गया है। 343, 344, 345 और डी है कट गया है, उसमें था कोई नहीं, कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, आंसर नंबर ए। आर्टिकल 343 क्या बोलता है कि संघ की एक राजभाषा होगी हिंदी और उसकी लिपि होगी देवनागरी, ठीक है। ये आर्टिकल 343 में कहा गया है। इसकी डिटेल की वीडियो आप देख सकते हैं द जोरर क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। जब आप स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो आप वहां पे देखेंगे, आपको वहां पे हिंदी वाला सेक्शन में जाएंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल में ये बताया गया है। प्रश्न नंबर 6 करते हैं।
प्रश्न नंबर 6 क्या है कि निम्नलिखित में एक स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, बच्चे लोग पहले ही मैं को टॉपिक कई बार करा चुका हूँ, फिर भी बच्चे कुछ भूल जाते हैं, मिस्टेक हो जाती है। देखो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं, ठीक है ना, वो जो आपके क, च, ट, त, प, ये जो सभी होते हैं इसके अंदर 5-5 होते हैं, प्लस प्लस 4 कर दीजिए इसको, प्लस 4, ठीक। तो ये 5-5 हो गए और 5 इधर हो गए, तो 5 गुणा 5 बराबर 25। तो स्पर्श जो व्यंजन होते हैं उनकी कुल संख्या 25 होती है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जी। तो इसमें से जो स्पर्श व्यंजन है वो है हमारा छ से छतरी, ठीक है, छ से छाता, छ से छाती, ठीक है, छ से छाछ। तो छ से जितने भी शब्द बन रहे हैं वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। अच्छा एक बात छोड़ जाता हूँ कि जो श और ला और हा है, कमेंट करके बताइए कि किसके कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, क्योंकि कराया हुआ टॉपिक है। श, ला और हा ये कौन कौन से व्यंजन में आते हैं, कमेंट करके बताइए नीचे। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पे। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि उत्क्षिप्त ध्वनि का प्रयोग हुआ है। उत्क्षिप्त ध्वनि कहाँ पे, आरजू में, खसरा में, पढ़ाई में या जफर में। वैसे यहाँ पे आना चाहिए नुक्ता जी। तो उत्क्षिप्त ध्वनि, उत्क्षिप्त वर्ण क्या होते हैं, जिसके नीचे नुक्ता आता है, और ये दो ही होते हैं, ये वाले नहीं होते, ठीक है ना, ड़ और ड़ा, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं इनसे बनने वाले शब्द जैसे कि पढ़ाई, और इसको बोल देंगे कढ़ाई, ठीक है। कढ़ाई क्या होता है, जो सख्ती होती है किसी चीज, जैसे जो कोविड के प्रोटोकॉल को जो नियम जो फॉलो करना है वो कढ़ाई से उसका नियम पालन किया जाए, ठीक है। और जो जिसमें खाना बनता है वो ये वाला कढ़ाई होता है, ठीक है, वो ये वाली कढ़ाई होती है, दोनों ही डिफरेंट है। तो आपको पता लगे होगा दो तरह के उत्क्षिप्त ध्वनि वर्ण होते हैं, ड, ड़। अगला बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ, देवनागरी, खरोष्टी, रोमन और ब्राह्मी। तो जो भी भारतीय भाषाएं जो बनी है हमारे पास, ठीक है ना, और आपको पता है कि भाषाएं तो बहुत सारी हैं पर जो भारत के संविधान में जो दर्जा प्राप्त है कितनी है, 22 भाषाओं को दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी ही लिपि के बाद सभी अधिकतर भाषाओं का यहीं से ही उद्गम या शुरुआत हुई है। प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है, ब्रज भाषा में, भोजपुरी भाषा में, अवधी में या मागधी में। देखिए ब्रज भाषा आपको पता है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित है, भोजपुरी आपकी बिहार से संबंधित है, अवधी भी आपका उत्तर प्रदेश के इलाके से संबंधित है, और मागधी आपके बिहार से संबंधित है, ठीक है। अब बात आती है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई। तो रामचरितमानस भाषा जो लिखी गई, ठीक है ना, उसका जो सबसे पहला जो लिखा हुआ जो साक्ष्य मिला वो कौन सा मिला, अवधी भाषा में, ठीक, अवधी भाषा में आंसर, ठीक है। अच्छा कमेंट करके बताइए कि रामचरितमानस किसने लिखी है, जल्दी से आंसर बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में कि रामचरितमानस किसने लिखी, किस में लिखी ये तो पता लग गया अवधी भाषा में, पर लिखी किसने ये भी आपको बताना चाहिए, क्योंकि जीके में आपको प्रश्न आ सकता है। चलिए अगला चलते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 10 सॉरी 10 ही है ना। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि खड़ी बोली का जनक, जनक जनक मतलब फादर, ठीक, और पहला कवि यानी कि फर्स्ट पोएट, ठीक है,
कौन थे? कौन है भाई? जायसी, खुसरो, विद्यापति और भारतेंदु। ये आपका हिंदी और जीके दोनों से ही संबंधित हो जाएगा प्रश्न, याद रखें। हिंदी में पूछ सकते हैं और जीके में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो बताइए जी, इसका सही उत्तर हो जाएगा, बच्चे आंसर कर रहे हैं, खुसरो, अमीर खुसरो इनका पूरा नाम है। ठीक है, अमीर खुसरो एकमात्र ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लगभग पांच सुल्तानों की मतलब सल्तनत देखी। बड़े ही अद्भुत इंसान। प्रश्न नंबर 11 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में गुणवाचक विशेषण कौन सा है? जी, आपको पता होगा पहले भी हमने DSSB में जो पेपर किए हैं उसमें ये प्रश्न थोड़ा सा आया था, पर थोड़ा सा चेंज होकर आया था। ठीक है ना, ये KVS में पूछा गया था और DSSB में दूसरा वाला जो कि मैंने आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो बताइए क्या है इसमें? गुणवाचक विशेषण कौन सा है? चौगुना, नया, तीन और कुछ। अब इसमें देखेंगे आप थोड़ा ध्यान से कि इसमें चौगुना में कुछ नंबर सा दिख रहा है, इसमें भी कुछ नंबर सा दिख रहा है, इसमें नंबर तो है पर क्या है? अनकाउंटेबल है। ठीक, अब अनकाउंटेबल है तो यानी कि ये सारे जो उदाहरण है ये किसके उदाहरण है? ये उदाहरण हमारे परिमाणवाचक। ठीक है, परिमाणवाचक यानी कि उसमें क्वांटिटी का पता लग रहा है, चौगुना, तीन और कुछ। पर ठीक है, अब हमने क्या पूछा? यहाँ पे गुणवाचक पूछा, तो गुणवाचक क्या हो जाएगा हमारा? आंसर नंबर बी। बेटे अगर आप एक एक ऑप्शन को अच्छे से देखते हैं तो आई एम श्योर कि आप लोग आसानी से अपने प्रश्न पत्र को हिंदी में पूरे पूरे मार्क्स लेकर आएंगे। अगला प्रश्न करते हैं, प्रश्न नंबर 12। खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जी, यहाँ पे हवा की बात की गई है और हवा कैसी है? फिरकी सी है। ठीक, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें? यहाँ पे हवा की जो है हमारी फिरकी के साथ तुलना की जा रही है। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपमा। ठीक है ना, उपमा और उपमान और जितने भी प्रकार के अलंकार हैं, ठीक है ना, उनकी डिटेल वीडियो देखने के लिए आप जा सकते हैं द जोरा क्लासेस की एप्लीकेशन पे। ठीक है, जाके डाउनलोड कीजिए एप्लीकेशन, लिंक दिया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, सिंपल है, डाउनलोड करेंगे आप एप्लीकेशन, उसमें लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद उसमें आप अपने जाएंगे स्टोर सेक्शन में। स्टोर सेक्शन में आपको दो कोर्स दिखाई देंगे, एक KVS का और एक DSSB का। जिन्होंने KVS का लिया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, उनको DSSB का लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, उनका KVS वाले से ही कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? अगला बढ़े, प्रश्न नंबर 13 करते हैं। प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13 क्या है? नव जीवन दो घनश्याम हमें। ठीक है, घनश्याम यहाँ पे कौन है? यहाँ पे भगवान को बताया गया है। ठीक है, घनश्याम। ठीक है, तो कह रहे हैं नव जीवन दो हमें में कौन सा अलंकार है? यमक, श्लेष, वीप्सा और अनुप्रास। अनुप्रास नहीं दिख रहा है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अनुप्रास। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन सा अलंकार है। नवजीवन में तो कुछ नहीं दिख रहा है, दो में अभी देखते हैं घनश्याम और हमें, यानी कि यहाँ पे जो हमें अगर दिखाई देगा, आप ध्यान से देखें कि दो वाली चीजों में। ठीक है, दो में आपके दो अर्थ जुड़े हुए हैं। एक तो क्या है? एक तो कोई नंबर हो गया, ठीक, और दूसरा क्या है? देना। ठीक है ना, देना, गिव। ठीक है, गिव। तो इसलिए जब एक ही शब्द के अंदर दो अलग अलग अर्थ जुड़े हैं तो वो क्या बन जाता है? आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 में चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 आसान सा ही है, रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, अलंकार बताइए। ठीक है, इसमें भी एक सेकंड रुकिए, मैं इसको ठीक ही कर दूं। हाँ, अब आपको दिख रहा होगा कि रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? विप्सा, पुनरुक्ति, विरोधाभास या अनुप्रास। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनुप्रास। क्यों? क्योंकि जब जब भी वाक्यांश में
एक ही वर्ण की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है ना, वहीं पर हमारा क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। करेक्ट, समझ में आ गया। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या बोल रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो बताना है तत्सम शब्द कौन से होते हैं। आपको पता है वे शब्द जो कि संस्कृत से एज इट इज लिए गए, जिनको यूज अभी भी कर रहे हैं। पड़ोसी, गोधूम, बहु या शहीद। तो तत्सम शब्द इसमें कौन सा हो जाएगा, बहु आपका तो तद्भव है, शहीद भी तद्भव है, पड़ोसी भी तद्भव है, गोधूम आपका एक तत्सम शब्द है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है, पहचान का तत्सम शब्द क्या है। पहचान का तत्सम शब्द क्या है। पहचान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन। तो प्रत्यभिज्ञान, प्रज्ञान, अभिधान और अवधान। अवधान होता है रोक किसी प्रकार की, ठीक है, और अभिधान भी उससे संबंधित है। प्रज्ञान कुछ नहीं होता है, क्या बचा, प्रत्यभिज्ञान। तो ये इसका तत्सम शब्द है, किसका, पहचान का। अगली बार पूछ सकता है कि प्रत्यभिज्ञान का तद्भव रूप क्या है, तो तद्भव रूप क्या हो जाएगा, पहचान। ठीक है, प्रश्न नंबर 17 पे चलते हैं। वियोग, ठीक है, अर्थात वियोग का मतलब क्या हुआ, सम्मुख, मिलन, समास या कोई नहीं। वियोग का आपको पता ही होगा, ठीक है, जो राजा दशरथ थे, ठीक है, जो राजा दशरथ थे वो श्री राम के वियोग में मर गए थे, तो यानी कि उनके वियोग मतलब उनसे दूरी। ठीक है, तो अब और आपको पता होगा उसी में ही एक शब्द और आया था, कौन सा, आ, जब वो राम जी के जो छोटे भाई थे, भगत, सॉरी भगत कह रहा हूँ, भरत। ठीक है, तो भरत, भरत मिलाप। ठीक है, आपने पढ़ा होगा ना मिलाप। ठीक, तो भरत मिलाप यानी कि जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, मिलन। उसी का ही दूसरा रूप हो जाएगा मिलन। तो वियोग का मतलब क्या होता है, अच्छा सॉरी अपोजिट में, सॉरी वियोग का पूछा है। ठीक ठीक ठीक, सॉरी माफ कीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। ठीक है, क्योंकि वियोग का मतलब क्या होता है, दूर, किसी चीज से किसी प्रकार की दूरी। मैं इसको विलोम शब्द में सोचने लग गया था। ठीक है, क्योंकि एक बार विलोम शब्द भी बनाया था इसलिए वो याद आ गया। तो उसको उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 18, देवज्ञ। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, केवी से पूछा गया था। ठीक है, देवज्ञ क्या होता है। अब देवज्ञ में दो चीज जुड़ी है, देखो इसमें जुड़ा हुआ है, दोबारा से लिखते हैं, इसमें जुड़ा हुआ है आपका देव और आपका जुड़ा हुआ है अज्ञ। अगर आपको देव पता है, ठीक है, देव मतलब भगवान, और अज्ञ मतलब ज्ञान। ठीक है ना, ज्ञान होना, किसी प्रकार का, किस प्रकार का ज्ञान होना, भगवान का ज्ञान होना। तो देवज्ञ, देवज्ञ कौन होते हैं, देवता, देवता तो खुद स्वयं ही है वो। ठीक है, ज्योतिषी, किन्नर या गंधर्व। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, देवता होता नहीं है, कौन बचा, ज्योतिषी। ठीक है, यानी कि जिनको भगवान की समझ होती है, जिनको भगवान से संबंधित जो चीजें होती हैं, ठीक है ना, जो भी हमारे जो हाथ देखते हैं और हमारे जो पत्रा देखते हैं उन्हें ज्योतिषी बोलते हैं ना, तो यानी कि भगवान से संबंधित वो चीजें बताते हैं, इसलिए उनको देवज्ञ बोलते हैं। याद रखें, जो ज्योतिषी होते हैं, एस्ट्रोलॉजर होते हैं, उनको देवज्ञ बोलते हैं, बोले नहीं। नया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 19 करते हैं। ऐषणा का अर्थ क्या होता है, ऐषणा। ठीक है, ऐषणा जो है वो एक प्रकार का आपका तत्सम शब्द है, ठीक है, इसीलिए उसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए याद नहीं रहता है। तो ऐषणा का सही उत्तर क्या हो जाएगा, एकदम से बताता हूँ, ऐषणा का सही उत्तर हो जाएगा आपका अभिलाषा। घृणा क्या होता है, घृणा आपका हेट होता है। अनिच्छा क्या होता है, किसी प्रकार की इच्छा ना होना, और ये तो है। ठीक, तो ऐषणा का सही उत्तर क्या हो जाएगा, अभिलाषा। अभिलाषा मतलब किसी भी प्रकार की कोई होप करना। ठीक है, अगला बैठते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है, प्रश्न नंबर 20 है अनुरक्ति। अनुरक्ति शब्द का विलोम क्या है, अनुरक्ति।
ठीक है। ये अनुरक्ति शब्द अगर आप देखेंगे तो मैंने कई बार बोला है कि अगर आपको अपनी हिंदी का अच्छा सुधार करनी है आपको, कि आप अच्छे से हिंदी में बात कर पाए, समझ पाए, तो जितने भी ये जो धार्मिक सीरियल आते हैं, ठीक है ना, धार्मिक सीरियल जो आते हैं, ठीक है, जैसे चाहे वो शिव से संबंधित हो, चाहे वो हनुमान जी से संबंधित हो, चाहे वो श्री राम से संबंधित हो, चाहे वो माता रानी से संबंधित हो, मतलब मेरा मतलब है आप सिर्फ अपनी हिंदी सुधारने के लिए जरूर देखें, क्योंकि ऐसे शब्द वहीं पर ही मिलते हैं। ठीक है। अब जो अनुरक्ति जो शब्द है, अनुरक्ति शब्द का जो मतलब होता है वो होता है सिंपल सा प्रेम। ठीक है। अब प्रेम, अब सिंपल आप समझ गए होंगे, जब अनुरक्ति का मतलब प्रेम हुआ, क्या हुआ, लव हुआ, तो फिर विलोम क्या होगा इसका, विलोम हो जाएगा इसका विरक्ति। उक्ति नहीं, विज्ञप्ति तो आपको पता ही है, एडवर्टीजमेंट बोलते हैं, आसक्ति भी नहीं। ठीक। प्रश्न नंबर 21 करते हैं। इनमें से उसी समय का को व्यक्त करने के लिए कौन सा शब्द है, यानी मतलब उसी समय का, मैं उसी समय का हूँ या उसी समय की बात है, तो तुरंत होगा, नहीं होगा, तत्काल नहीं होगा, तत्काल तो अभी होता है, तत्सम तो कोई शब्द नहीं है, क्या बचा, तत्कालीन। एज इट इज आ गया। प्रश्न अच्छा था, पर बच्चे गजादर गड़बड़ कर देते हैं करते समय। प्रश्न नंबर 22 हो गया। प्रश्न नंबर 22, हाँ अब करेंगे। व्योम क्या होता है, ठीक है। व्योम शब्द का पर्यायवाची नहीं है बोल रहा है, यानी कि क्या होगा, इसमें एक जो है वो उसका सही उत्तर होगा और 3 उसके आंसर नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि व्योम क्या होता है, आपने एक पढ़ा होगा ना, एक पढ़ा होगा क्या, देखा होगा, कैप्टन व्योम करके एक सीरियल आता था। ठीक है, हमने तो बहुत देखा है वो, मिलिंद सोमन का। तो उसका वो व्योम का मतलब क्या हुआ, वो कहाँ पे था कैप्टन, ठीक है ना, वो क्या था, वो एक वो था, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट कहाँ पे काम करते हैं, ऊपर अंतरिक्ष में। ठीक है, तो अंतरिक्ष हो गया इसका आंसर, सॉरी मतलब मेरा मतलब है व्योम का पर्यायवाची हो गया अंतरिक्ष। अंबर भी हो गया, अंबर मतलब हो गया बादल। पीयूष क्या होता है, पीयूष बताइए, और नभ तो वही हो गया। ठीक है, तो यानी कि 3 तो हो गया व्योम के पर्यायवाची। कौन सा नहीं होता है, पीयूष नहीं होता है। पीयूष का मतलब क्या होता है, पीयूष का मतलब होता है अमृत। ठीक है, लिख लीजिए इसको। प्रश्न नंबर 23 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 थोड़ा सा नीचे जा रहा है, को ठीक कर लेते हैं। अरे एक सेकंड। प्रश्न नंबर 23 क्या है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए, यानी कि इसमें से क्या होंगे, एक वाक्य सही होगा और 3 वाक्यों में कुछ गलती होगी। ठीक है, कैसे, कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, श्री कृष्ण को अनेकों नाम हैं, ये तो गलती हो गया। ठीक, श्री कृष्ण का अनेक नाम है। ठीक है, तो श्री कृष्ण का तो नहीं हो सकता है, क्योंकि भाई ये तो इज्जत का नहीं है ना, मतलब ये भगवान से संबंधित है, तो भगवान को तो इज्जत वाले शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे, तो ये भी नहीं होंगे। 2 बचे कि श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, ये इसका आंसर सही है, यही अपने में प्लूरल शब्द है। ठीक है, प्रश्न नंबर 24 पे करते हैं। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, कि क्रिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्ब का मूल रूप क्या कहलाता है, क्या कहलाता है क्रिया का मूल रूप। क्रिया का जो टॉपिक है वो आपको मिल जाएगा कहाँ पर, द जोरा क्लासेस की एप्लीकेशन पे जाकर। ठीक है, डाउनलोड करें, वहां पर आपको क्रिया का पूरा टॉपिक मिल जाएगा, बिल्कुल शुरुआत से 0 से पढ़ा हुआ है, उसको अच्छे से देखिए और नोट्स बनाए जी। तो क्रिया का मूल रूप क्या कहलाएगा, क्रिया का मूल रूप ना तो उपसर्ग है, ना प्रत्यय है, और ना ही कर्म, क्योंकि कर्म की बात नहीं है ना। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्रिया का मूल रूप कहलाता है धातु। कैसे, जैसे कि मान लो हमने लिखा है लिख, ठीक, पढ़, ठीक है, और लिख पढ़, ये लिखना, इसमें हमने जोड़ दिया ना। ठीक है, तो अब ये तो हो गया क्रिया का मूल रूप। ठीक है, ये हमने बनाई इसमें ना क्रिया जोड़ने के लिए, तो लिखना क्रिया हो गई, पढ़ना क्रिया हो गई, पर इसमें मूल रूप क्या है, तो मूल रूप हो गए ये दोनों, तो इन दोनों को क्या कहते हैं, इन दोनों को कहते हैं धातु, सिंपल सी बात। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। देखेंगे, वाक्य पढ़ेंगे कि वह धीमे स्वर में बोले। अच्छा, वह भी है और बोले भी है, गड़बड़ लग रही है। ठीक है, वह धीमी स्वर बोला, ये तो गड़बड़ है। वह धीमे स्वर में बोला, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। वे धीमे स्वर में बोला, अब देखो वे है, यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे तो बोले आना चाहिए, तो ये भी गलत है। ठीक है,
और यहाँ पे भी ये भी गलत है, ठीक है ना। वह धीमे स्वर में बोले, क्योंकि यहाँ पर एक है और यहाँ पे बोले ये प्लूरल के लिए यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल किया है, तो गलत हो गया। ये बोला तो ठीक होता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा जी। तो ये थे हमारे आज के कुछ 1 टू एक से लेके 25 तक के प्रश्न, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आए होंगे। हमने 1 से लेके 25 तक प्रश्न किए ना। जल्दी से आप अपना बताइए हमको स्कोर, कि आपका स्कोर क्या है, ठीक है। स्कोर से पता लगेगा कि आप लोग कितनी पढ़ाई कर रहे हैं, और जो पढ़ाई